हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ दोस्तों। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ। 50 प्रश्न है जिसमें, और हर तरह का प्रश्न मिलेगा। एक प्रैक्टिस सेट की तरह है ये। अनुभावित जो प्रश्न है वो होगा, अनुमान किया हुआ प्रश्न होगा इसमें। तो आइए आते हैं, देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है इसमें डाला हुआ। और ये लगभग सेट आते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है तो थोड़ा देरी से सेट आएंगे। तो कोई बात नहीं, जो जितना हो सके संभव आप लोग के लिए मैं ये सेट लाते रहेंगे। और आप लोग देखिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइन है दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, उस शख्स को कोई गिरा न पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। जिसे चलना जो है ठोकरों ने सिखाया दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तो इसी के साथ आते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है संसद, बी दिया हुआ है राष्ट्रपति, और सी दिया हुआ है न्यायपालिका, और डी दिया हुआ है मंत्रिमंडल। तो आप लोग भी बताएंगे 50 प्रश्न है उसमें आप लोग का स्कोरिंग कितना होगा दोस्तों, तो आप लोग भी बताएंगे, ठीक है। तो कौन सा होगा आप लोग आंसर बताएंगे। आइए आते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो यह करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका करता है दोस्तों। आइए आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन देता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है राष्ट्रपति। तो देखते हैं प्रश्न की ओर, ये जो ऑप्शन में है दिया हुआ और इसमें कौन सही होगा। तो आइए आते हैं ऑप्शन आंसर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो यह देता है, कौन देता है? यह राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति देता है। आइए आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी है आयरलैंड से, सी है पूर्व सोवियत संघ से, डी है फ्रांस से। तो आप लोग भी बताएंगे इसमें कि कौन सा होगा। तो आइए आते हैं आंसर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गया है? तो यह लिए गया है कहाँ से? यह आयरलैंड से लिए गया है, आयरलैंड से लिए गया है दोस्तों। चलिए आते हैं चौथा नंबर प्रश्न के पास। चौथा नंबर प्रश्न होगा, भारत की संघीय व्यवस्था जो है व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है प्रतिनिधि सभा, और डी है संसद के। तो व्यवस्थापिका जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है दोस्तों, संसद के नाम से जाना जाता है। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन ए नंबर जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, और सी है विरोधी दल का नेता, डी है भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो ये आते हैं जो उत्तर होगा इसका कौन सा सही उत्तर होगा, ये देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, हवाला क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, हवाला क्या है? तो ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, बी है कर वंचन, सी है शेयर मार्केट का अवैध व्यापार, डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो आइए आते हैं इसके आंसर के पास क्या होगा, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो सही उत्तर है हवाला क्या है? तो हवाला है विदेशी मुद्रा का जो अवैध व्यापार है, अवैध व्यापार है विदेशी मुद्रा का, ये हो जाएगा हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? ये ऑप्शन है बचतकर्ता, बी है ऋणदाता, सी है ऋणी, डी है पेंशन प्राप्त करता। तो 7 नंबर के सही उत्तर की ओर आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा ये देखते हैं। तो सही उत्तर है ऋणी। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? तो यह ऋणी को लाभ होता है।
आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऑप्शन है मंदी कहलाती है, अति उत्पादन कहलाती है, सी है मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन ए है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है राष्ट्रीयकृत बैंक, डी है भारतीय स्टेट बैंक। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। 10 नंबर प्रश्न है। भारत की खनिज नीति कब घोषित हुआ? भारत की जो खनिज नीति कब घोषित हुआ? पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा है 1961, तीसरा है सी ऑप्शन 1972 और डी है 1976। तो ये आते हैं इसका आंसर। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। भारत की जो खनिज नीति है, भारत की खनिज नीति कब घोषित हुआ? यह 1951 में घोषित हुआ, 1951 में घोषित हुआ। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, बी है सूरत में, सी है मुंबई में और डी है जयपुर में। तो ये देखते हैं हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो हीरा संस्थान जो है यह सूरत में, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह सूरत में स्थापित है। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली जो औद्योगिक क्रांति थी यह किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्रेट ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ए है बुध, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र और डी है मंगल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है यह बुध है। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? ए ऑप्शन है शेर, बी है हाथी, सी है चीता और डी है कंगारू। तो इसका कौन सा लोगो क्या हो जाएगा मेक इन इंडिया का? तो शेर है। शेर है मेक इन इंडिया का लोगो। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है जून 2012, बी है मई 2010, अप्रैल 2010, अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो यह कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 को शुरू हुआ। अप्रैल 2005 को शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? स्लेट और संगमरमर क्या है? स्लेट और संगमरमर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय चट्टान, बी है अवसादी चट्टान, कयांतरित चट्टान, डी है ज्वालामुखी चट्टान। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है कयांतरित चट्टान। स्लेट और संगमरमर है कयांतरित चट्टानें। 17 नंबर प्रश्न है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सागरीय तरंगों को, बी है ज्वार भाटों को, सी है भूकंप तरंगों को, डी है इनमें से कोई नहीं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है ये देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ काम में लाया जाता है। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है भू परिभ्रमण, बी है टेक्टोनिज्म, सी है भूघूर्णन और डी है अनक्षादन। तो क्या हो जाएगा देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म है भूकंप का कारण। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप में, बी है यूरोप में, सी है अफ्रीका में और डी है ऑस्ट्रेलिया में।
तो ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह है अफ्रीका में। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है कैस्पियन सागर, बी है अरल सागर, सी है सुपीरियर झील, डी है विक्टोरिया न्याजा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये देखते हैं आते हैं उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है विक्टोरिया झील, बी है न्यासा, सी है टंगानिका और डी है चाड। तो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। 23 नंबर प्रश्न की ओर आती है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है किस देश में है, तो यह किस देश में है। ए ऑप्शन है वेनेजुएला में, बी है कनाडा में, सी है न्यूजीलैंड में और डी है नॉर्वे में। तो कौन सा देश में हो जाएगा ये, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो यह वेनेजुएला में हो जाएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात। 24 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है, तो ए हो जाएगा चावल, बी हो जाएगा मक्का, सी हो जाएगा कपास और डी हो जाएगा रबर। तो नकदी फसल कौन सा है ये देखते हैं, तो रबर हो जाएगा नकदी फसल। निम्नलिखित में से ये हो जाएगा रबर, इनका नकदी फसल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है चीन, बी है भारत, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है फ्रांस। तो कौन सा हो जाएगा ये देखते हैं। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा बांध, बी है नागार्जुन बांध, सी है हीराकुंड बांध और डी है कोसी बांध। तो ये देखते हैं कौन सा हो जाएगा। नागार्जुन बांध जो है भारत का सबसे नागार्जुन बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। 27 नंबर प्रश्न की ओर आती है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है आते हैं देखते हैं उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। ये लोनार झील जो है यह है महाराष्ट्र में स्थित है। 28 नंबर प्रश्न की ओर आती है। 28 नंबर प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है गांधीनगर। देखते हैं यह कहाँ स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन है असम, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है विष्णु शर्मा, सी है कालिदास और डी है चाणक्य। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे, तो यह थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा थे पंचतंत्र के रचनाकार। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, 10 लाख वर्ड से लगभग कितने के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गीगाबाइट के बराबर, किलोबाइट के बराबर, सी है मेगाबाइट के बराबर और डी है टेराबाइट के बराबर। तो यह कितने के बराबर होता है, तो यह होता है मेगाबाइट के बराबर। मेगाबाइट के बराबर। 32 नंबर प्रश्न है, DTP का फुल फॉर्म क्या है। DTP का फुल फॉर्म क्या है।
ऑप्शन नंबर ए है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग। बी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डी है डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डीटीपी का, तो यह हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है बारूद क्या है, बारूद क्या है, तो ऑप्शन ए है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। क्या है बारूद क्या है, तो बारूद एक मिश्रण हो जाएगा, बारूद एक मिश्रण हो जाएगा, बारूद एक मिश्रण हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस्में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस्में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है हाइड्रोजन, सी है पोलोनियम, डी है लेड। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस्में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं पोलोनियम में सर्वाधिक मात्रा में समस्थानिक पाए जाते हैं। 35 नंबर प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो क्या होता है शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है रंगीन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन काम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन काम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है पहले घटता और फिर बढ़ता है, डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन काम करने पर उसका दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, तो बढ़ जाता है। 38 नंबर प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः रहता है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है, ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है इथिलीन, सी है एसिटिलीन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। 39 नंबर प्रश्न है खजुराहो का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उड़ीसा। तो खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, होयसलेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए है तंजौर, बी है मैसूर, सी है मदुरई और डी है हेलवीड। तो होयसलेश्वर की प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है हेलवीड में, हेलवीड में स्थित है, होयसलेश्वर की प्रसिद्ध मंदिर हेलवीड में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न है नटराज मंदिर अवस्थित है, नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है, चिदम्बरम में, रामेश्वरम में, मदुरई में, तंजावुर में, यह कहाँ पर है स्थित है नटराज का मंदिर, तो यह है चिदम्बरम में। अगला प्रश्न है 42 नंबर लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए है जजाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव द्वितीय ने और डी है प्रताप रुद्रदेव ने। तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो यह डाली थी जजाति केसरी ने, जजाति केसरी ने। 43 नंबर प्रश्न है ढाई दिन का झोपड़ा निर्माण किसने करवाया था, तो यह है ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है रजिया सुल्तान। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। 44 नंबर प्रश्न है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, सारनाथ में जो है किस सम्राट का स्तंभ है, तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है अशोक, सी है शेरशाह और डी है शाहजहां। तो यह किसने करवाया था सारनाथ में, यह सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो यह है अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। कार्य का मात्रा क्या है, कार्य का मात्रा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट और डी है डाइन। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। 46 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष इस किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए है दूरी, बी है समय, सी है प्रकाश और डी है धारा।
तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। पास्कल इकाई क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर्द्रता, बी है दाब, सी है वर्षा, डी है तापमान। पास्कल का इकाई क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा दाब। पास्कल की इकाई दाब। ताप के सेल्सियस पैमानों पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमानों पर परम ताप शून्य होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सी, 32 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, -273 डिग्री सी। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा -273 डिग्री सी। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकेंड, 407 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकेंड होता है। 460 सेकेंड। 50 नंबर प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, बी है परिवर्तन के कारण, सी है ध्रुवण के कारण और डी है परिक्रमण के कारण। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो परिकिरण के कारण जो है तारे जो टिमटिमाते हैं परिकिरण के कारण। तो दोस्तों 50 प्रश्न समाप्त हुआ। SSC GD स्पेशल ये सेट है दोस्तों, तो देखिए और वीडियो को, और अपना SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी से जो शुरू होने वाला है, उस एग्ज़ाम का अपना बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।